अफगानिस्तान जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, श्रीलंका जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, बांग्लादेश जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, म्यांमार जो भारत का हिस्सा था वो चला गया। और ये बस इसलिए गया क्योंकि हम बट गए, क्योंकि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें हमारा आजाद भारत फिर मिला ब्रिटिश हुकूमत से। लेकिन आज कुछ नेता या धर्म के पुजारी हमें फिर धर्म के नाम पे और भाषा के नाम पे बांटना शुरू कर दिए हैं। मैं बीते कई सालों से स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों के बीच अपनी विचारों को, अपनी बातों को साझा करते आया हूं, जिसमें हम लोगों ने हमेशा इस चीज का जिक्र किया है कि आजादी कितनी अनमोल है और जो वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी हमें एक आजाद भारत देने को। लेकिन आज मैं इसके विपरीत आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। हमेशा तो हम ये बात करते ही हैं और हम हमेशा इसके लिए आभारी रहेंगे, लेकिन हमें आजादी क्यों लेनी पड़ी? क्या हमेशा से हम लोग गुलाम थे? आप इतिहास उठा करके देखिए, जब से मानव इतिहास इस पृथ्वी पे शुरू हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश विदेश जहां के भी आप ग्रंथ को देख लीजिए या इंटरनेट का जमाना है, गूगल को देख लीजिए। अगर दुनिया का सबसे प्राचीन कोई शहर है तो वो काशी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया का, मैं हिंदुस्तान का नहीं कह रहा, महादेव का काशी। सोचिए, शुरुआत उसी समय हिंदुस्तान के धरती पर हो गई थी। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के धरती पे आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, पहला शहर जो पूरे दुनिया में दिखाया गया कि नाली कैसे बनती है, रोड कैसे बनती है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत ने पूरे विश्व को दिखाया। इसका मतलब भारत उसी समय विश्व गुरु था। आज से मैं हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद आया मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, अशोका का नाम आपने सुना होगा। अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक पूरा भारत एक अखंड हो गया उस काल में। उसके बाद आया गुप्ता एम्पायर, और ये मैं ऐसे तो बहुत एम्पायर आया, बहुत राजा है, लेकिन मैं वो सब एरा का, वो सब समय का बात कर रहा हूं जब पूरा दुनिया भारत को देखता था। गुप्ता एम्पायर को बोला गया गोल्डन एज। उसमें मैथ, आर्किटेक्चर, आर्ट, सब में भारत पूरे दुनिया को सिखा रहा था। उसके बाद आया चोला डायनेस्टी, जो श्रीलंका, मालदीव सब भारत का हिस्सा बन गया। उसके बाद मुगल काल आया। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे मुसलमान भाई लोग मुगल काल में आए। अगर हमारे मुसलमान भाई लोगों का आप हमारे भारत से रिश्ता देखिएगा तो जब प्रॉफेट मोहम्मद थे 7वीं सेंचुरी में, तब से यहां मुसलमान थे, और केरला में उस समय भी यहां पर मस्जिद था। तो ऐसा नहीं है। अकबर के समय मुस्लिम हिंदू मिल करके रहते थे। अकबर एक नेक दिल राजा के रूप में जाना जाता था। लेकिन चीजें बिगड़ने कहां से शुरू हुई? चीजें औरंगजेब से बिगड़ना शुरू हुआ। जब हिंदू और मुस्लिम में खाई आ गया, और इसका किसने फायदा उठाया? इसका फायदा ब्रिटिश हुकूमत ने उठाया और हमारे भारत को खंड खंड कर दिया। अफगानिस्तान जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, श्रीलंका जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, बांग्लादेश जो भारत का हिस्सा था वो चला गया, म्यांमार जो भारत का हिस्सा था वो चला गया। और ये बस इसलिए गया क्योंकि हम बट गए।
और मैं आज इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें हमारा आजाद भारत फिर मिला ब्रिटिश हुकूमत से, लेकिन आज कुछ नेता या धर्म के पुजारी हमें फिर धर्म के नाम पे और भाषा के नाम पे बांटना शुरू कर दिए हैं। और अगर हम नहीं सचेते तो याद रखिएगा, हमारे बच्चे या तो उनके बच्चे हो सकता है भारत का एक और विभाजन देख ले। क्या हम यही चाहते हैं? और हम लड़ किसके लिए रह रहे हैं? भाषा के ऊपर। ये मैंने कई बार बोला है, फिर से आपको बताता हूं, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर में रह रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में रह रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, साउथ में हो, कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट में हो। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हिंदी तो कहीं की राज्य भाषा है ही नहीं, ये राष्ट्र की भाषा है। हमारे यहां भी भोजपुरी मगही बोला जा रहा है, आदिवासी भाई बहनों का भाषा है, कितनी भाषा है। मराठी, महाराष्ट्र में मराठी बोल जा रहा है, साउथ में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, कितनी भाषाएं हैं जिनका हम सब इज्जत करते हैं। लेकिन कौन ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा बन सकती है? आप बताइए, क्या तमिल बन सकती है? क्या मराठी बन सकती है? क्या भोजपुरी बन सकती है? क्या कश्मीरी बन सकती है? नहीं बन सकती। उन सब भाषा का सम्मान है, लेकिन एक भाषा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में समझा जाता हो अधिकतर या बोला जाता है, वो हिंदी है। तो हम लड़ क्यों रहे हैं? और ये कैसे नेता हैं जो बोलते हैं कि ये भाषा वो भाषा? ये वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। याद रखिए, कल ये हमारे बच्चों को लड़ाएंगे। और ये जो धर्म बदल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाह रहे हैं? जैसा हिंदुस्तान है वैसा क्यों नहीं रहना चाह रहा है? मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जिसके नियत में आज खोट है, वो भले आपके लिए नहीं, लेकिन आपके आने वाले भविष्य पे एक चोट है और आपके देश पे भी एक चोट है। तो ये स्वतंत्रता दिवस हमें ये भी सिखाता है कि अब हमें बंटना नहीं चाहिए। अगर हम बंट गए तो हम मिट गए, और इतिहास इसका गवाह है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों बोला एक है तो सेफ है? क्यों बोला? वो दूरदर्शी है। आजाद भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत के बाद हम लोगों को अपना देश वापस मिला, तो लोकतंत्र में राजा का सिस्टम खत्म हुआ, लोकतंत्र आया। लेकिन कितने प्रधानमंत्री आए, और मैं सबकी इज्जत करता हूं। अगर किसी के बारे में बुरा बोल करके हिंदुस्तान का अच्छा हो जाए, तब तो बात ही कुछ और है। हर की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो गांधी थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमेशा मैं देखता हूं विपक्ष ये बात पूछते रहता है कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमें एक बार पावर में लाइए तो 15-15 लाख, 10-10 लाख सबके अकाउंट में आ जाएंगे। वो क्या हुआ? आपको नहीं पता है क्या हुआ? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले क्या जनधन योजना थी? आज अधिकतर हर किसी का बैंक बैलेंस का अकाउंट खुल गया है। किसी को उसमें गरीबन कल्याण योजना का कुछ आ रहा है, कभी पीएम आवास का आ रहा है, कभी गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी आ रही है, कभी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, कितनी स्कीम्स है, उस सब का पैसा आ रहा है। अगर साल का आपको 10,000 भी महीना का अगर आपको 10,000 भी आ रहा है एक या दूसरे तरीके से, तो बीजेपी सरकार अपना 15 साल पूरा करने वाला है। जोड़िए 15 साल में 15 लाख हुआ कि नहीं? उस अकाउंट में 15 लाख हुआ कि नहीं? अरे मोदी भले 10,000 की कीमत शहर वालों को नहीं है, क्योंकि वो खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट में एक बार 10,000 का बिल आ जाता है, लेकिन एक गरीब को 10,000 बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो अगर उन्होंने बोला था कि हम 15 लाख आपके अकाउंट में देंगे, तो इस 15 साल में वो वादा को निभा दिया गया है और देते ही रहेंगे। तो ये सब आंख बंद करने की चीज है और देखने की चीज है अपने अंतरात्मा से कि हो क्या रहा है। भाइयों और बहनों, बहुत प्रधानमंत्री आए हमारे आजाद हिंदुस्तान में, लेकिन किसने कश्मीर का 370 हटाया? कौन भारत को रक्षा विभाग में आगे ले जा रहा है कि आज हमें विदेश में कोई ताकत आंख दिखाता है तो हमारे साथ 10 देश और खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा कूटनीति है, वो जाकर के सबसे दोस्ती कर रहे हैं। ये भारत को मजबूत बना रहा है, लेकिन थोड़ा साथ आपको भी देना होगा। एक प्रधानमंत्री का स्कीम था, है, उससे अच्छा स्कीम शायद ही कोई हो सकता है, वो है स्वच्छ भारत। कौन सा प्रधानमंत्री आपको याद है कि अपने हाथ में झाड़ू उठा करके और साफ करने निकल पड़ा था? प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होता है। वो संदेश दे रहे हैं कि जब हम झाड़ू उठा सकते हैं तो हर कोई झाड़ू उठा सकता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और झाड़ू क्यों उठाया गया है? झाड़ू इसलिए उठाया गया है कि आपके घर में, हमारे घर में, हजारों लाखों के घर में जो 90% बीमारियां हैं वो गंदगी के कारण होती है। हम हैदरनगर गए थे, क्या हाल हो गया है। कोई बोलता है नगर निगम इसको साफ करेगा। कोरोना के बाद अगर कोई बीमारी आएगा तो ऐसे ही कचड़ों से आएगा। लेकिन थोड़ा हमें यह साथ देना है कि अगर हम डस्टबिन लगाते हैं तो पता चलता है रात को डस्टबिन ही गायब हो गया। और मैं यहां, आप देखिए, यहां कपूरी ठाकुर जी का पीछे मूर्ति है, उसमें स्टील का रेलिंग लगा था, सब लगा था, सब गायब हो गया। ये कौन किया? हम पिछली बार आए थे तो यहां रेलिंग लगा हुआ था, मतलब कोई स्टील बेच दिया। कौन बेचा? हम ही, जनता ही में कोई बेचा होगा ना। तो आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि वो 50 रुपया का डस्टबिन आपके 50,000 का हॉस्पिटल बिल बचाएगा? ये आपको भी समझना होगा। और साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि अब हमको भी जागरूक होना होगा। आज मैं कुछ राजनीति के बारे में विधानसभा का ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अभी 4 साल का वक्त बाकी है। लेकिन देखिए, हुसैनाबाद के इतिहास में कई नेता आए, कई एमएलए आए, और मैं सबका सम्मान करता हूं, सभी ने कुछ ना कुछ किया ही होगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा काम होता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सड़क हो, वो किसने किया? अपने अंतरात्मा से पूछिए। और अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, इतना पीछे हैं कि लगातार 15 साल अगर हम काम करेंगे तब हुसैनाबाद रहने लायक बन पाएगा। लेकिन आज देखिए साथियों, चुनाव में जो परिणाम आया, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन कष्ट किसको होने वाला है? पिछले 8-9 महीने में जितनी हत्याएं हो गई हैं, उतना हम लोगों के 5 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ था। आज भी क्षेत्र में जो रोजगार चल रहा है, वो उसी समय का काम पास करवाया है जो कमलेश जी ने किया था। आने वाले 6 महीने, 1 साल में वो सब काम कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी 3 साल कहां से रोजगार आएगा? आप बताइए। हमने करीबन 300 से 350 कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर के सूर्या मॉडल के तहत हर गांव में विधायक कोटा को बांटा था, लोगों से पूछ करके। आप बताइए कि अभी विधायक कोटा जो आया, किसी को पता भी चला कहां गया? हमारा विधायक कोटा आता था तो हम अभी तक 150 गांव घूम जाते थे। सोचिएगा, हुसैनाबाद को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाने से सबसे ज्यादा अगर कोई इसमें भोगी होता है तो यहां की जनता होती है। मैंने ये पहले भी बोला था, और मैंने जो जो बोला है आपको मैंने वो करके दिखाया है। मैंने पिछली बार भी चुनाव में बोला था कि इस बार जब हम लोग जीतेंगे, बाकी जो काम शुरू किए, चाहे सूर्या मॉडल में, चाहे रोड का, वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग रोजगार का प्रयासरत करेंगे। लेकिन अब सोचिए, अब जनता ही कंप्लेन कर रहा है
कि काम नहीं हो रहा है, अभी तो 9 ही महीना हुआ है, हमें 4 साल और बिताना है। सोचिए 4 साल में जो सड़क हर साल बनते रहना चाहिए था, हर साल उस पे रिपेयर होना चाहिए था, वो फिर 4 साल में खंडहर हो जाएगा। अगर हम फिर से आते हैं तो फिर से हमको वही काम शुरू करना होगा जो काम हम 5 साल पहले कर चुके थे। तो इसमें किसका लॉस है? कब हम रोजगार लाएंगे, कब हम युवा लोगों के लिए खेल के लिए आगे, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, जब जो पैसा आता है मेरा नली गली रोड ही बनाने में चला जाता है। ये आप अंदर से सोचिएगा। मुझे किसी विधायक की बुराई नहीं करनी है, मुझे किसी नेता की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि अब जनता को खुद जागरूक होना होगा। अगर मोदी जी ने बोल दिया कि स्वच्छ भारत है, अगर वो टॉयलेट बनवा रहे हैं और अगर उसमें घुसखोरी हो रहा है, टॉयलेट नहीं बन रहा है, तो जनता अब आगे बढ़ करके कंप्लेन दे, मोदी जी को लिखे, कहीं भी लिखे, आंदोलन करे, लेकिन अब आपको भी देखना होगा। लेकिन ये नहीं करना होगा कि अगर कल हमने 100 डस्टबिन मंगवाया तो 1 महीना के बाद वो डस्टबिन चला गया और सब लोग हंस रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो गरीब और गरीब होता जाएगा और जो प्रताड़ित है और प्रताड़ित होता जाएगा। हिंदुस्तान तभी बदलेगा जब हिंदुस्तान का आवाम बदलेगा। और भाईचारे का हम लोगों को एक मिसाल देना है। भाईचारे का मतलब होता है मिलजुल करके रहना। और साथियों, अंत में धूप ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं बस इतना बताना चाहता हूं, अंत में एक चीज याद रखिएगा, इंसान अपने हौसलों से आगे बढ़ता है, लेकिन सृष्टि को आप उठा के देख लीजिए, हमेशा इंसान और घोंसला साथ रहा है। घोंसला मैं इसलिए बोलता हूं, ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, भले आधी लोगों को ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन जो हम कमा रहे हैं, अगर कल हम लोग प्रकृति को नहीं बचाएं तो आप करोड़ों भी अगर छोड़ दीजिएगा, अगर आपका बच्चा 30 साल की उम्र में सांस की बीमारी से मर रहा है, तो आप ये कमा क्यों रहे हो, अपना परिवार बढ़ा क्यों रहे हो? पेड़ कोई साधारण चीज नहीं है, प्रकृति कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपका एक डिफेंस है। जैसे बॉर्डर पे सेना खड़ी रहती है, वैसे एक पेड़ एक इंसान के लिए खड़ा है, उसको वो सांस भी दे रहा है और उसको वो बीमारी से भी बचा रहा है और उसके आने वाले बच्चे को भी जीवन दे रहा है। मैं ये आपको दिल से बोल रहा हूं। अगर आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ा कि अमेरिका के साइंटिस्ट लोग बोले हैं कि दुनिया संभल जाओ, आकाश में एलियन का एक स्पेसशिप देखा गया है। ये आज का न्यूज है, ये पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में, दुनिया में हुआ है कि साइंटिस्ट ने बोला है कि हमें लग रहा है कि वो एक बड़ा सा शिप है जो धरती पे अटैक कर सकता है। उसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं, जो चीज हमारे हाथ में अभी नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है, पेड़ काटने में हम लोग को देर नहीं लगती है। अरे पेड़ ही है ना, काट दो। लेकिन आपको पता है ये पेड़ आपके बच्चे जैसा है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहा तो कोरोना से पूरा क्षेत्र हिल गया था, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, पूरा विश्व हिल गया था। और अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे, अगर हम लोग सृष्टि को, अपने प्रकृति को नहीं बचाएंगे, तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, बच्चे पैदा करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके बच्चे 20-25 साल में उनको बीमारी होगा, किसी को टीबी होगा, किसी को सांस का दिक्कत होगा। क्योंकि चाय जब आप पीते हैं तो छन्नी में क्यों छानते हैं, सीधा पी जाया करिए ना चाय पत्ती के साथ। पेड़ वही छन्नी है, जितना प्रदूषण है उसको खत्म करके आपको स्वच्छ हवा दे रहा है। तो साथियों, स्वच्छ भारत और प्रकृति, इसको आप अपने हाथ में लेके आगे बढ़िए। और जहां तक भारत की बात है, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, हमें एक ऐसा टीम मिला है जो देश को आगे बढ़ा रहा है। और हमारा ये सपना है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत का डिफेंस, रक्षा दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हो, कि कोई भी दुनिया का मुल्क हमारे ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सके। तो साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपने संबोधन का समापन
भारत मां के जयकारे के साथ करना चाहूंगा। एक बार दिल से हर एक हिंदुस्तानी मेरा इसमें साथ दे। भारत माता की। मैं ताकत चाहता हूं और ताकत। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in